जय हिंद दोस्तों। आज से हम लोग रिसर्च मैथोलॉजी की क्लास को शुरू करने जा रहे हैं, जो कि एमए लेवल के एग्ज़ाम, जो कि यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम को देखते हुए टू द पॉइंट सिलेबस और डिटेल डिस्कशन हिंदी में किया जाएगा, जो कि हमारा आज का पहला पार्ट 1 वीडियो है। और इसके बाद हम अगले वीडियो को बनाते रहेंगे और हमारे साथ बने रहिएगा, जिसमें हम देखेंगे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में सिलेबस को क्या क्या है। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है, जिसमें है रिसर्च मेथोडोलॉजी, उसमें मीनिंग ऑफ सोशल रिसर्च, ऑब्जेक्टिव्स, सिग्निफिकेंस, टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स, जिसकी रिसर्च करने के लिए क्या क्या उसके टाइप्स हैं, उसकी क्या क्या विधियाँ हैं, उसको देखेंगे। दूसरे यूनिट में हम लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी के जैसे रिसर्च प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है, रिसर्च को करने से पहले उसके बारे में जो फ्रेम बनाया जाता है, डिज़ाइन उसको कैसे किया जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके फीचर और क्राइटेरिया जानेंगे, और गुड सोशल रिसर्च क्या है उसके बारे में जानेंगे। और यूनिट तीसरा यूनिट में देखेंगे हम लोग सोशल सर्वे, उसका मीनिंग क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है, और साथ साथ उसका लिमिटेशन भी देखेंगे, और टाइप्स क्या है, प्रोसेस क्या है सोशल सर्वे करने का, फिर प्लानिंग ऑफ सोशल सर्वे, डिटर्मिनेशन ऑफ पर्पस, सिलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, रिपोर्ट राइटिंग, डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशल रिसर्च एंड सोशल सर्वे, दोनों में अंतर को हम देखेंगे। और चौथे यूनिट में है साइंटिफिक मेथड, जो कि उसका भी डेफिनेशन, करेक्टरिस्टिक्स, स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, केस स्टडी मेथड्स देखेंगे, स्टैटिकल मेथड्स ऑफ सोशल रिसर्च। और पाँचवें यूनिट में हम लोग इंटरव्यू देखेंगे, मीनिंग एंड पर्पस, स्टेप्स ऑफ इंटरव्यू, वैलिडिटी ऑफ इंटरव्यू, शेड्यूल और क्वेश्चनायर क्या होते हैं, डिस्टिंक्शन बिटवीन शेड्यूल एंड क्वेश्चनायर, और उसके मेरिट एंड डिमेरिट्स को भी देखेंगे। आगे देखते हैं, ये हिंदी में लिखा हुआ सिलेबस है। रिसर्च मेथोलॉजी, शोध विधियाँ किसे कहेंगे? रिसर्च मेथोलॉजी वह तरीका है जिससे हम किसी विषय या समस्या पर व्यवस्थित ढंग से जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं और निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। वही ना है रिसर्च मेथोलॉजी, जो ज्ञान को खोजने, समझने, समस्याओं का हल करने की एक क्या है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है। द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। यह वह तरीका है जिसमें हम किसी विषय, घटना, समस्या को गहराई से समझने के लिए सूचनाएं, जानकारी इकट्ठा करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं और निष्कर्ष, रिजल्ट निकालते हैं। रिसर्च मेथोलॉजी यह बताती है कि आपने शोध कैसे किया, कौन सी विधियां अपनाई, क्यों अपनाई। यह केवल जानकारी जुटाने तक सीमित नहीं होती है, बल्कि यह कैसे, क्यों और किस स्रोत से किस रूप में ली जाती है, इन सब का वैज्ञानिक और तार्किक ढंग से उपयोग करना भी इसमें शामिल होता है। अगर आप यह जानना चाहेंगे कि गांव के बच्चों की शिक्षा में मोबाइल का क्या असर है, क्या योगदान है, तो रिसर्च मेथोलॉजी में आप तय करेंगे कैसे डेटा कैसे जुटाएंगे। जैसे कि हम सर्वे कर लेंगे, गांव में इंटरव्यू ले लेंगे बच्चों का, ऑब्जर्वेशन भी कर लेंगे, कितने लोगों से बात करेंगे, कैसे सवाल पूछेंगे, जानकारी का विश्लेषण कैसे करेंगे, इन सब का उत्तर हमें रिसर्च मेथोलॉजी से मिलेगा कि कैसे हमको करना है। फिर हम देखते हैं रिसर्च में क्या नीड्स क्या है, ज़रूरत क्यों है हमें, रिसर्च विधियों की ज़रूरत क्यों है। ज़रूरत हमें इसलिए है कि यह हमें किसी भी समस्या का तर्कपूर्ण प्रामाणिक हल ढूंढने में मदद करती है। इट हेल्प्स अस फाइंड लॉजिकल एंड एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स।
और यह हमें समाज, विज्ञान, तकनीक, शिक्षा आदि क्षेत्रों में विकास लाने के लिए ज़रूरी है। कैसे विकास लाया जाएगा, तो उसके लिए हम रिसर्च करेंगे। और यह ज्ञान को व्यवस्थित ढंग से प्राप्त करने का एक जरिया भी है। इससे हम ज्ञान को व्यवस्थित ढंग से कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह हम रिसर्च से पता करते हैं। आगे शोध के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ रिसर्च, जिसमें कि है व्यवहारिक अनुसंधान, अप्लाइड रिसर्च। यह रोज़मर्रा की समस्याओं को हल करने के लिए किया जाता है। कंडक्टेड टू सॉल्व रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। व्यवहारिक अनुसंधान वह अनुसंधान होता है जो किसी विशेष समस्या का समाधान खोजने के लिए किया जाता है। इसका उद्देश्य सिद्धांत विकसित करना नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन की रोज़मर्रा की समस्याओं को समझना और उन्हें हल करना होता है। जब हम कोई ऐसा शोध करते हैं जिसका सीधा इस्तेमाल किसी समाज, संस्था या व्यक्ति की वास्तविक समस्या को हल करने हो सके, तो उसे व्यवहारिक अनुसंधान कहेंगे। जैसे मान लेते हैं कि गांव में किसान हैं, किसानों की फसल कम क्यों उपज रही है, तो इसका कारण पता लगाने के लिए क्या करेंगे, समाधान सुझाने के लिए किया जाएगा, व्यवहारिक अनुसंधान किया जाएगा। स्कूल में छात्रों का ड्रॉप आउट रेट क्यों बढ़ रहा है, बच्चे क्यों स्कूल छोड़ दे रहे हैं, इसके कारण और उपायों का खोज व्यवहारिक अनुसंधान से किया जाएगा। फिर गांव में पेयजल की समस्या का समाधान कैसे हो, समाधान खोजने के लिए कई रिसर्चर अप्लाइड रिसर्च करेंगे। तो अगर गांव में बच्चों की स्कूल उपस्थिति कम है, तो शोधकर्ता कारण की पहचान कर समाधान बताएगा, जैसे कि परिवहन की कमी है, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। ये सब समस्या बताएगा शोधकर्ता की समस्या है, उसका समाधान ये है। और दूसरा हमारा है वैज्ञानिक और बौद्धिक अनुसंधान, साइंटिफिक एंड थ्योरेटिकल रिसर्च। इसमें किसी विषय के मूल सिद्धांतों को जानने के लिए गहन अध्ययन किया जाता है। और जानते हैं वैज्ञानिक या बौद्धिक अनुसंधान वह अनुसंधान होता है जिसमें किसी विषय के मूलभूत सिद्धांतों, धारणाओं या नियमों को गहराई से समझने के लिए व्यवस्थित और तर्कसंगत ढंग से अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य ज्ञान में वृद्धि करना होता है, न कि तात्कालिक समस्याओं को हल खोजना। जब हम किसी चीज़ के क्यों और कैसे को समझने के लिए रिसर्च करते हैं, जैसे किसी प्राकृतिक घटना के पीछे का कारण जानना या कोई नया सिद्धांत बनाना, तो उसे हम वैज्ञानिक या बौद्धिक अनुसंधान कहेंगे। जैसे इसमें गुरुत्वाकर्षण बल पर न्यूटन का शोध यह व्यवहारिक नहीं था, पर ज्ञान का विस्तार था। जैसे गुरुत्वाकर्षण बल न्यूटन ने यह जानने के लिए अध्ययन किया कि चीज़ें नीचे क्यों गिरती है, यह बौद्धिक अनुसंधान था, क्योंकि यह प्रकृति के नियम को समझने के लिए किया गया। यदि कोई शोधकर्ता कि मनुष्य ने भाषा कैसे विकसित की और मस्तिष्क इसमें कैसे कार्य करता है, यह वैज्ञानिक अनुसंधान है, क्योंकि यह मौलिक ज्ञान को बढ़ाने के लिए है। और किसी मनोवैज्ञानिक द्वारा यह जानने के लिए शोध करना कि लोग भय की स्थिति में कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यह भी एक बौद्धिक अनुसंधान होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं अब रिसर्च विधि के मुख्य चरण क्या क्या हैं, जिसमें हम रिसर्च करने से पहले हम देखते हैं कि रिसर्च करना किस पे है, समस्या कहाँ है, उस पे हम रिसर्च करेंगे ना।
तो उसके लिए हम समस्या की पहले पहचान करेंगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। कौन सी चीज़ को जानना है, यही ना खोजना है। जैसे हमने कोई समस्या लिया, जैसे किसान अपनी आय क्यों नहीं बढ़ा पा रहे, यह एक समस्या हम लिए हैं। और दूसरा चरण में हम जाएंगे तो हम उपकल्पना, हाइपोथेसिस बनाएंगे। अनुमान बना लिए कि शायद किसानों को पर्याप्त सरकारी मदद नहीं मिल रही है, उसको बीज नहीं मिल पा रहा है समय से, पानी की समस्या है तो सरकार उसके लिए मदद नहीं कर रही है। ये एक समस्या हमने शायद मान लिया कि ऐसा होगा, जो अपनी आय को वो नहीं बढ़ा पा रहा। और फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए सूचना जुटाएंगे कि यह बात सही है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए आंकड़े संग्रह करेंगे, डाटा कलेक्शन करना है। उसके लिए हम किसानों से मिलने के लिए कहाँ जाएंगे, फील्ड वर्क करना होगा, सर्वे करना होगा, किसानों का इंटरव्यू लेना होगा। फिर किसानों को खेत में जाके ऑब्जर्वेशन करना होगा, देखना होगा कि सही में है कि वो झूठ बोल रहे हैं। फिर डाटा कलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद हम निष्कर्ष निकालेंगे, विश्लेषण करेंगे। उसके बाद आंकड़ों का अध्ययन कर पैटर्न, कारण और प्रभाव को समझना होगा। फिर हम अंत में क्या करेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, अंतिम उत्तर निकालेंगे, समस्या क्यों हो रही है, इसका समाधान क्या है। ठीक। अब शोध में आंकड़े कैसे जुटाए जाते हैं, इसके बारे में देखते हैं, जिसमें हम मुख्य 4 तरीके से जुटा सकते हैं आंकड़े किसी भी शोध में। जिसमें हम पहला आंकड़ा है प्रश्नावली। प्रश्नावली एक लिखित उपकरण है जिसमें कई प्रश्न होते हैं जिन्हें उत्तरदाता यानी कि रिस्पोंडेंट जो उत्तर देगा रिसर्चर का खुद भरता है, खुद अपने से फॉर्म भरता है या उसका उत्तर देता है। इसका उपयोग बड़ी संख्या में लोगों से जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है। जैसे गांव के युवाओं से यह जानने के लिए फॉर्म देना कि वे कृषि को करियर मानते हैं या नहीं मानते, या कि उनका किस कृषि ही उसका करियर है या उसी से उसका जीवन यापन चल रहा है। उसके लिए एक फॉर्म बनाया गया और सब किसानों को गांव में दिया गया, युवाओं को। फिर स्कूल के छात्रों से उनके पढ़ाई के घंटे के बारे में जानने के लिए और उसके शौक़ क्या क्या हैं, क्या वो खेलना पसंद करते हैं आदि पर प्रश्न पूछना। और फिर किसी संस्था के कर्मचारियों से उनके कार्य संतोष, जॉब सेटिस्फैक्शन के बारे में राय लेना कि वो उसकी जॉब जो है अच्छी चल रही है, वो संतुष्ट है कि नहीं। इस सब के लिए प्रश्नावली बना के, और किसी चुनाव से पहले मतदाताओं की पसंद को जानने के लिए भी सर्वे फॉर्म देना। ये सब क्या है, प्रश्नावली में आते हैं। क्वेश्चनायर, इसमें क्वेश्चन बनाए जाते हैं। दूसरा है अनुसूची, शेड्यूल। अनुसूची भी प्रश्नों की सूची होती है, उसमें भी प्रश्न होते हैं, लेकिन इसमें उत्तरदाता स्वयं जवाब नहीं लिखता, इसके बजाय शोधकर्ता ही भर लेता है। प्रत्येक व्यक्ति से प्रश्न पूछकर स्वयं भर लेता है। किसान से व्यक्तिगत रूप से बात करके आय, सिंचाई के साधन आदि की जानकारी लेकर अनुसूची में भरना। एक शोधकर्ता गांव में घर घर जाकर स्वास्थ्य से जुड़े सवाल पूछकर फॉर्म भर लेना। फिर महिलाओं से बातचीत कर अनुसूची में उनके घरेलू कामकाज के घंटे को भरना। फिर जनगणना कर्मचारी देखते होंगे गांव में आते हैं, सब द्वारा एक एक घर में जाकर लोगों से जानकारी पूछकर अपने से भरता है, वो शेड्यूल है। और साक्षात्कार है जो कि इंटरव्यू। साक्षात्कार वह विधि है जिसमें शोधकर्ता और उत्तरदाता, रिसर्चर एंड रिस्पोंडेंट दोनों आमने सामने बातचीत करते हैं। इसमें शोधकर्ता सीधे प्रश्न पूछता है और उत्तर को रिकॉर्ड करता है। एक पत्रकार का किसान से फसल की समस्या पर बातचीत करना देखे होंगे। और फिर एक सामाजिक कार्यकर्ता का बाल श्रमिक से उनके अनुभवों के बारे में सवाल पूछना। एक शोधकर्ता को पंचायत प्रतिनिधियों से विकास योजना पर चर्चा करना।
किसी शिक्षक से शिक्षा व्यवस्था की समस्याओं पर बातचीत करना, ये सब क्या है? इंटरव्यू में जो कि आमने सामने बैठकर बात की जाती है, उसके लिए हम साक्षात्कार का प्रयोग करके उससे डाटा कलेक्शन कर सकते हैं। और चौथा है हमारा अवलोकन विधि। अवलोकन विधि वह विधि है जिसमें शोधकर्ता खुद घटनाओं, व्यवहार और गतिविधियों को देखता है और उससे संबंधित जानकारी इकट्ठा करता है बिना किसी प्रश्न के। मान लीजिए कि कहीं बाढ़ की समस्या आ गई है और वहाँ पे सब लोग पानी से भाग रहे हैं, वहाँ पे रिसर्चर ये तो नहीं है उससे जाके पूछेंगे, वो खुद देखेंगे कि हाँ क्या बाढ़ आ रही है, कैसी समस्या है, कितना जो है क्षति हुआ है, वो सब अपने से अनुमान लगा लेंगे, एक अवलोकन कर लेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे कि हाँ इतना इतना पानी बढ़ा है तो इतना इतना नुकसान हुआ हो सकता हो। एक शोधकर्ता विद्यालय जाकर छात्रों की सहभागिता देखना। अब शोधकर्ता एक विद्यालय में जाकर छात्रों की सहभागिता जाकर देख सकता है। ग्रामीण हाट में लोगों की खरीदारी व्यवहार को चुपचाप देखना और नोट करना। फिर अस्पताल में डॉक्टर और मरीज के से बातचीत का व्यवहार को देखना। किसी फैक्ट्री में मजदूरों की कार्यशैली को देखकर उनका समय प्रबंधन समझना। ये सब अवलोकन अपने मन से रिसर्चर खुद करते हैं। वही है उदाहरण, अगर कोई शोधकर्ता जानना चाहता है कि छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई से क्या समस्या हो रही है, तो एक प्रश्नावली बनाकर और छात्रों से फॉर्म भरा सकता है, जैसे यहाँ पे भरवाया जा रहा है फॉर्म से। ये एक प्रमापन है, मेजरमेंट एंड स्केलिंग है, जो कि शोध में किसी वस्तु या घटना को मापने के लिए हम स्केल या उपकरणों का उपयोग करते हैं। जैसे तापमान मापने के लिए थर्मामीटर, वजन के लिए वजन मशीन आदि का उपयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि ज्ञान के विकास की अवस्था क्या क्या है, स्टेजेस ऑफ नॉलेज डेवलपमेंट, जिसमें हम पहला है कि धार्मिक अवस्था। धार्मिक अवस्था यानी कि थ्योरेटिकल स्टेज, चीज़ों को चमत्कार या देवी देवता से जोड़कर समझना। इस अवस्था में व्यक्ति या समाज किसी घटना की व्याख्या तर्क या अनुभव से नहीं करता है, बल्कि उसे ईश्वर, आत्मा, देवी देवता, भूत प्रेत या चमत्कार से जोड़कर देखता है। यह विचार 3 अवस्थाओं में संतुलित लॉ ऑफ 3 स्टेजेज का पहला चरण है। प्राकृतिक आपदा, और जिसमें पहला है भगवान का क्रोध। अगर कहीं भूकंप, सूखा, बाढ़, आंधी आ जाए तो लोग कहते हैं कि भगवान नाराज हो गए, इसलिए ये आपदा आई है। कारण क्या है कि वैज्ञानिक कारण, जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से भूकंप आता है, मौसम परिवर्तन से बाढ़ या सुखाड़ आता है, इसको नहीं देखता है। वो बोलता है कि डायरेक्ट कि भगवान गुस्सा गए, भगवान नाराज है। जैसे कि फिर दूसरा देखेंगे कि बीमारी, भूत प्रेत या पाप का फल मिल गया। ऐसा सोचते हैं कि किसी व्यक्ति को गंभीर बीमारी हो गई है तो लोग कह सकते हैं कि भूत प्रेत का साया है या पिछले जन्म के पाप की सज़ा मिल रही है। मेडिकल कारणों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है इस समय। दूसरा है कि सफलता, भगवान की कृपा था, वो सफल हो गया। कोई बिना ज़्यादा प्रयास के सफल हो गया तो कहा जाएगा कि ईश्वर की कृपा है तभी ऐसा हुआ। कर्म, परिश्रम या अन्य कारणों को मौन रखेगा। बच्चे का जन्म चमत्कार से दिखेगा। कई वर्षों के बाद संतान हुआ तो कहा जाएगा कि मंदिर में मन्नत मांगी थी इसलिए बच्चा हुआ। ये सब है कारण। जैसे बारिश ना होने का कहा जाए, देवता नाराज हैं, फसल की बर्बादी हो गई, इंद्र देवता क्रोधित हैं इसलिए सूखा पड़ा। यह धार्मिक अवस्था में समाज, प्राकृतिक घटनाओं, सामाजिक समस्याओं और व्यक्तिगत अनुभवों की व्याख्या तार्किक और वैज्ञानिक रूप से नहीं करता है,
बल्कि धार्मिक विश्वासों, देवी देवताओं, चमत्कार और आध्यात्मिक शक्तियों से जोड़कर करता है। और दूसरा हमारा है कि दार्शनिक और तार्किक अवस्था, फिलोसफिकल एंड रैशनल स्टेज। तर्क के आधार पर देखा जाता है। इसमें दार्शनिक या तार्किक अवस्था वह चरण है जिसमें व्यक्ति या समाज किसी घटना या समस्या को धार्मिक विश्वासों या तर्क, कारण, विचार या दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर समझने का प्रयास करता है। जब लोग किसी चीज़ को देवी देवता या चमत्कार की जगह तर्क और सोच विचार से समझने लगते हैं तो यह अवस्था दार्शनिक या तार्किक अवस्था कहलाती है। इसके बाद इस स्टेप, जो पहला स्टेप था धार्मिक, उससे बढ़कर जो है इसमें सोच देवी देवता को जोड़ा जाता था। इसमें अपना तर्क विचार करके किया जाता है। जैसे किसी बीमारी को यह कहकर समझाना कि शरीर में अग्नि, वायु और जल, पृथ्वी तत्वों की असंतुलन हुआ है, यह तर्क आधारित है, ना कि चमत्कार पर आधारित है। जब फसलें नहीं होती तो इसे इंद्रदेव की नाराज़गी की जगह यह कहा जाता है कि इस साल मौसम चक्र में बदलाव आया है, यानी मौसम बदल गया है, अब देर से बारिश हो रही है। और फिर किसी राजा के अत्याचार को यह कहकर नकारा जाए कि यह धर्म और न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। यहाँ तर्क और दर्शन का प्रयोग हो रहा है, तर्क वितर्क हो रहा है। संतान की प्राप्ति को देवी देवता का कृपा न मानकर समझना कि प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जो शरीर की क्रियाओं से होती है। दार्शनिक अवस्था में व्यक्ति या समाज धार्मिक विचार से आगे बढ़कर तर्क, विवेक और दर्शन के आधार पर सोचने लगता है। हालांकि यह पूरी तरह वैज्ञानिक नहीं होता, लेकिन यह धार्मिक अंधविश्वास से एक कदम आगे है। अब हम देखते हैं तीसरा स्टेज, जो कि वैज्ञानिक अवस्था, जो साइंटिफिक स्टेज, प्रमाणों और परीक्षणों के आधार पर समझना। वैज्ञानिक अवस्था वह चरण है जिसमें व्यक्ति या समाज किसी घटना या समस्या को पूरी तरह से वैज्ञानिक विधियों, परीक्षण, प्रयोग और वस्तुनिष्ठ तथ्यों के आधार पर समझता है। इसमें अंधविश्वास और अनुमान की जगह प्रमाण, निरीक्षण, तर्क और महत्व को दिया जाता है। इसमें जब समाज किसी भी बात को सिद्धांत, प्रयोग और सबूत के बिना नहीं मानता और हर चीज़ को विज्ञान और तर्क के आधार पर समझने लगता है तो वह वैज्ञानिक अवस्था कहलाती है। जैसे मान लीजिए, अब हम जानते हैं कि किसी बीमारी का कारण सूक्ष्म जीव होते हैं, ना कि भूत प्रेत या देवी देवता का क्रोध। दवा, वैक्सीन लगाएंगे पर जोर दिया जाता है। मान लीजिए, पहले कहा जाता था कि इंद्रदेव बारिश कराते हैं, अब हम जानते हैं कि बादल में संघनन से वर्षा होती है। ये सब क्या है? वैज्ञानिक विधि से प्रयोग किया गया है, प्रूफ साबित किया गया है कि हाँ, बारिश बादल के संघनन से हो रहा है। अब पहले भूकंप को देवीय प्रकोप माना जाता था, अब हम जानते हैं यह प्लेट टेक्टोनिक्स का फैलना, लाइन मूवमेंट पर परिणाम होता है। वैज्ञानिक अवस्था में समाज घटनाओं और समस्याओं को तथ्यों, डेटा, परीक्षण, वैज्ञानिक नियमों से समझता है। यह अवस्था सबसे विकसित मानी जाती है। यहाँ निर्णय और सोच अंधविश्वास या अनुमान पर नहीं होता है, बल्कि सबूत और तर्क पर आधारित होता है। इस प्रकार हमने तीनों को जाना कि धार्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक अवस्था कैसे कैसे है। मान लीजिए, आपको पता लगाना है कि एक गांव में टीबी के मामले बढ़ रहे हैं, तो आप आप पहले गांव की स्थिति को समझेंगे। समस्या की पहचान हो गया कि टीबी के मामले बढ़ रहे हैं।
फिर उनका अनुमान बनाएंगे, उपकल्पना, हाइपोथेसिस। शायद स्वच्छता की कमी है गांव में, तब ना तो गांव में जाएंगे, लोगों से पूछेंगे, आंकड़े इकट्ठा करेंगे, जो कि सूचना संग्रह हो गया, डाटा कलेक्शन हो गया। फिर उन आंकड़ों का विश्लेषण करेंगे और अंत में निष्कर्ष निकालेंगे और सरकार को सुझाव देंगे कि गांव में साफ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सारी जो हमने पढ़ा वो सब पूरी तरीका जो है, पूरा तरीका रिसर्च मेथोडोलॉजी कहलाता है। शोध विधि ज्ञान प्राप्ति की वह सीढ़ी है जो किसी भी समस्या को समझने, अंडरस्टैंड प्रॉब्लम्स, उनका समाधान खोजने, फाइंडिंग सॉल्यूशंस, समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का आधार बनती है। चाहे विज्ञान हो या समाजशास्त्र, हर क्षेत्र में इनकी ज़रूरत होती है। मीनिंग ऑफ सोशल रिसर्च देखते हैं क्या है। सामाजिक अनुसंधान का अर्थ। सामाजिक अनुसंधान समाज को समझने का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सामाजिक अनुसंधान एक व्यवस्थित और वैज्ञानिक अध्ययन है जिसका उपयोग सामाजिक घटनाओं, मानवीय व्यवहारों, सामाजिक समस्याओं और समाज की संरचना को समझने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शोधकर्ता नए तथ्यों की खोज करते हैं, पुराने तथ्यों का सत्यापन करते हैं, उनके बीच कार्य, कारण, संबंधों और विश्लेषण करते हैं और सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने वाले प्राकृतिक नियमों को समझने का प्रयास करते हैं। जब हम सामाजिक दुनिया से जुड़े किसी भी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए एक क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीका अपनाते हैं तो उसे सामाजिक अनुसंधान कहा जाता है। क्या जब हम सामाजिक दुनिया से जुड़े किसी भी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए एक क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीका अपनाते हैं तो उसे सामाजिक अनुसंधान कहा जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक यथार्थ को निष्पक्ष रूप से समझना और ज्ञान का विस्तार करना है। सामाजिक अनुसंधान वह क्रमबद्ध और विधिपूर्ण अध्ययन है जिसे सामाजिक वैज्ञानिक समाज से जुड़े विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए करते हैं। यह एक सुव्यवस्थित यानी सिस्टमैटिक योजना के तहत किया जाता है जिसमें प्रत्यक्ष अवलोकन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, प्रतिभागियों से संवाद, कम्युनिकेशन विद पार्टिसिपेंट तथा विषयों की गहन व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉपिक की जाती है। इस अनुसंधान का उद्देश्य सामाजिक समस्याओं, सोशल प्रॉब्लम्स की तह तक पहुंचना होता है। यह सामान्य व्यापकता की बजाय व्यक्ति विशेष के स्तर पर विश्लेषण पर अधिक जोर देता है। सामाजिक अनुसंधान प्रासंगिक परिस्थितियों, तनाव से जुड़े मुद्दों और सामाजिक व्यवहारों के गहरे अध्ययन को सहायक होता है, जिसके अंतर्गत समाज से जुड़े विभिन्न मुद्दे हैं, जिसमें कि पहला है प्रत्यक्ष अवलोकन। प्रत्यक्ष अवलोकन उससे कहेंगे, वह प्रत्यक्ष अवलोकन वह प्रक्रिया है जिसमें शोधकर्ता समाज का या समूह के क्रियाकलापों को बिना हस्तक्षेप किए सीधे अपनी आँखों से देखता है। एक शोधकर्ता गांव के किसी किसान की दैनिक दिनचर्या को स्वयं जाकर खेत में बैठकर देखता है। ठीक है, जैसे कि वह सुबह कितने बजे आता है, कैसे हल चलाता है, मजदूरों से कैसे व्यवहार करता है आदि, ये सब करेगा। यानी कि सिर्फ वो देखेगा, बोलेगा नहीं किसी से। दूसरा है कि प्रतिभागियों से संवाद, कम्युनिकेशन विद पार्टिसिपेंट है। यह वह प्रक्रिया है जिसमें शोधकर्ता अध्ययन के प्रतिभागियों से सीधे बातचीत करता है।
जो इसमें भाग ले रहे हैं सब प्रतिभागियों से बातचीत करता है ताकि उनकी भावनाओं, सोच और अनुभवों को समझ सके। जैसे किसान से यह पूछना कि उसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं, और अगर नहीं तो क्या समस्या आ रही है। इसमें प्रतिभागियों से बातचीत किया जाएगा। फिर जो है तीसरा है कि विषय की गहन व्याख्या, एक्सप्लेनेशन ऑफ टॉपिक्स। इसमें शोधकर्ता जो है किसी सामाजिक विषय को गहराई से समझता है, विश्लेषण करता है और उसके कारण, परिणाम और को उजागर करता है। जैसे शोधकर्ता यह व्याख्या करता है कि खेती में लागत बढ़ने से गांव में प्रवास क्यों बढ़ रहा है, यानी खेती के से कमाई घटने से लोग शहर की ओर पलायन क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में गहन अध्ययन कर रहा है। चौथा है कि तनाव प्रासंगिक, स्ट्रेस रिलेटेड है। इसमें उन सामाजिक या व्यक्तिगत तनाव की पहचान की जाती है जो समाज के व्यवहार या मानसिक स्थिति को प्रतिभावित करते हैं। जैसे मान लीजिए यह जानना कि कर्ज में डूबे किसान को सामाजिक और मानसिक तनाव का सामना कैसे करना पड़ता है, इसमें तनाव जैसे रिलेटेड रहेगा। फिर पांचवा है कि व्यापकता से अधिक व्यक्तिपरक, इंडिविजुअल एनालिसिस ओवर कॉम्प्रिहेंसिवनेस। इसमें शोधकर्ता समाज की बजाय किसी विशेष व्यक्ति के अनुभव, विचार और स्थिति पर गहराई से अध्ययन करता है। जैसे किसी एक किसान के पूरे जीवन संघर्ष की कहानी को केंद्र में बनाकर यह जानना कि उसने कैसे खेती की, कौन कौन सी समस्याएं आई और उसने कैसे उनका सामना किया आदि। अगर इसी में देखते हैं कि अगर कोई शोधकर्ता गांव के छोटे किसानों की आत्महत्या के कारण पर शोध कर रहा है, मान लें, तो वह पहले खेतों में जाकर प्रत्यक्ष अवलोकन करेगा, देखेगा, फिर किसानों और उनके परिवारों से बातचीत करेगा। उसके बाद फिर वह पूरे मुद्दे का विश्लेषण करेगा, आर्थिक, सामाजिक और पारिवारिक कारण कैसे योगदान दे रहा है इसमें। साथ ही वह देखेगा कि कैसे तनाव इसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है और अंत में एक विशेष किसान की व्यक्तिगत कहानी का गहराई से अध्ययन करेगा, जिससे वह पूरी समस्या को मानवीय दृष्टिकोण से समझ सके। इसी प्रकार सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य समाज से संबंधित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करना होता है। जैसे लोगों का व्यवहार क्या था समाज में, मान्यताएं, परंपराएं, सामाजिक समस्याएं, संस्थाएं आदि। इनका प्रयोग सामाजिक तथ्यों को समझने, व्याख्या करने और नई नीतियां बनाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लें कि बाल विवाह पर सामाजिक दृष्टिकोण का अध्ययन कर रहे हैं, बाल विवाह पर। इस अनुसंधान में शोधकर्ता यह जानने की कोशिश करता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह को लोग कैसे देखते हैं, इसके पीछे क्या सामाजिक मान्यताएं हैं और इससे संबंधित कानूनों की जागरूकता कितनी है। अगर देखें कि शहरी बेरोजगारी के कारण का विश्लेषण किया जाए तो इस अध्ययन में यह समझने की कोशिश की जाती है कि शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी किन किन सामाजिक, आर्थिक या शैक्षणिक कारणों से हो रही है। अगर महिलाओं की शिक्षा और उनका सामाजिक दर्जा पर देखें तो इसमें यह शोध किया जा सकता है कि किस समाज में महिलाओं को शिक्षा दी जाती है तो उनके जीवन में क्या बदलाव आते हैं,
जैसे निर्णय लेने की शक्ति, आत्मनिर्भरता, सामाजिक सम्मान आदि। जैसे और एक देख लेते हैं, जैसे कोविड-19 के दौरान लोगों की मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव। ठीक, यह एक समकालीन सामाजिक अनुसंधान है जिसमें यह पता लगाया जाता है कि महामारी के दौरान अलगाव, लॉकडाउन और अनिश्चितता का लोगों की मानसिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। सामान्यतः 6 महत्वपूर्ण सामाजिक अनुसंधान की बातें की जाती है, जैसे में कि है मामले या घटना का अध्ययन, केस स्टडी। किसी एक व्यक्ति, समूह या घटना की गहराई से विश्लेषण किया जाता है इसमें। जैसे जब हम किसी एक व्यक्ति, एक गांव या एक संस्था या किसी खास घटना को बहुत गहराई से समझते हैं, उसकी पूरी कहानी, कारण समझना, उसका असर क्या है उस पर, सब कुछ समझना, तो उसको हम केस स्टडी कहते हैं। मान लीजिए कि कोई गांव है जहां लोग बहुत गरीब हैं लेकिन सब बच्चे स्कूल जाते हैं। अब हम सिर्फ उसी गांव की पढ़ाई की पूरी कहानी जानेंगे, वो कैसे हुआ, क्या हुआ जो सभी बच्चे, लेकिन गांव में सब गरीब है लेकिन सब बच्चे को पढ़ा रहे हैं, कौन लोग पीछे हैं, सरकार ने क्या किया है बच्चों के, ये सब केस स्टडी करेंगे। और दूसरा क्या है, अनुसंधान, रिसर्च, किसी सामाजिक समस्या या मुद्दे पर व्यवस्थित अध्ययन। जब हम किसी सामाजिक समस्या या विषय को सोच समझकर तरीकों के साथ गहराई से समझने की कोशिश करते हैं, जैसे अगर हम जानना चाहते हैं कि क्यों गांव के युवा खेती छोड़कर शहर भागते हैं, तो हम डेटा जुटाएंगे, लोगों से बातें करेंगे, कारण को जानेंगे। यह पूरी रिसर्च कहलाता है। तीसरा है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, बिना हस्तक्षेप किए किसी घटना या व्यवहार को देखना। जब हम बिना कुछ कहे बस देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। जैसे हम किसी मेले में जाएं और देखें कि महिलाएं किस तरह खरीदारी कर रही है, बच्चे कैसे खेल रहे हैं, दुकानदार कैसे बोलते हैं, तो बिना पूछे ही हम बहुत कुछ समझ जाते हैं। ठीक। और चौथा जो है कोरिलेशन है, संबंधित 2 या 2 से अधिक कारकों के बीच संबंध की जांच करना। जब हम देखते हैं कि क्या 2 चीज़ों में कोई रिश्ता है या नहीं, जैसे एक चीज़ बढ़े तो दूसरी भी बढ़ती है या घटती है। अगर हम देखें कि जिन बच्चों के घर में मोबाइल है वो पढ़ाई में कमज़ोर है, तो हम जांच करेंगे कि मोबाइल और पढ़ाई में क्या रिश्ता है या नहीं। 5वां है हमारा प्रयोग करके देखें, एक्सपेरिमेंटल है, नियंत्रित परिस्थितियों में परीक्षण करना। नियंत्रित मतलब प्रयोगशाला में एक नियंत्रित वातावरण में जो प्रयोग करके देखा जाता है उसको नियंत्रित परिस्थिति कहा जाता है। जब हम खुद कुछ बदलाव करते हैं और देखते हैं कि उसका क्या असर हुआ, यानी प्रयोग करके सीखना। अगर हम गांव के कुछ बच्चों को 1 महीने तक डिजिटल क्लास दें और कुछ को ना दें तो दोनों में अंतर दिखेगा। फिर देखेंगे कि किसके रिजल्ट बेहतर हैं, तो ये प्रयोगात्मक अध्ययन कहलाता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाता है। फिर है छठा पार संस्कृति, क्रॉस कल्चरल, विभिन्न संस्कृतियों के बीच तुलना करके अध्ययन करना। जब हम 2 या 2 से ज़्यादा समुदाय या संस्कृति को आपस में तुलना करके देखते हैं, अगर हम देखें कि बिहार के किसान खेती कैसे करते हैं और पंजाब के किसान कैसे करते हैं, तो हम दोनों की खेती की पद्धति की तुलना करेंगे
सामाजिक अनुसंधान एक महत्वपूर्ण अनुसंधान विधि है जो ज़्यादा व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाती है। इसमें उस विषय का आंकड़ा संकलित किया जाता है जो प्रश्नावली के माध्यम से उनके बारे में की जाती है। अनुसंधान में जो है प्रश्न के कुछ तरीके हैं जो हैं, पहला है वर्णनात्मक, तुलनात्मक, दूसरा और फिर अवसरपरक है। वर्णनात्मक प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनमें उत्तरदाता किसी विषय, घटना, प्रक्रिया या धारणा का विस्तार पूर्वक विश्लेषणात्मक ढंग से वर्णन करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसे प्रश्नों का उद्देश्य केवल सतही जानकारी प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि परखा जाता है कि उत्तरदाता उस विषय को कितनी गहराई से समझता है। वर्णनात्मक एकदम पूरा वर्णन करना उस विषय के बारे में। और उनमें निहित पक्षों तथा तार्किक विश्लेषण कर सकता है या नहीं। इस प्रकार के प्रश्नों में उत्तरदाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने ज्ञान, समझ और तर्क शक्ति के आधार पर विषय को इस प्रकार प्रस्तुत करे कि पाठक को उसकी संपूर्णता का आभास हो। ये ना लगे कि ये प्रश्न जो है, उत्तर जो है अधूरा है। इसलिए वर्णनात्मक उत्तर में उत्तरदाता को विषय का परिचय देकर उसकी पृष्ठभूमि स्पष्ट करनी होती है। फिर मुख्य विषय वस्तु को क्रमबद्ध ढंग से तथ्यों, दृष्टिकोणों, आंकड़ों, रिपोर्टों या उदाहरणों के सहारे विस्तार पूर्वक समझाना होता है। अंत में निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है जो उत्तर को संतुलित ढंग से समाप्त करता है और संभव हो तो समाधान या सुझाव भी देना हो। जैसे भारत में बेरोजगारी की समस्या का वर्णन करें तो उत्तरदाता को यह स्पष्ट करना होगा कि बेरोजगारी किन किन रूपों में मौजूद है, उसके कारण क्या हैं, सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या है, सरकार द्वारा अब तक क्या प्रयास किए गए। यदि इनमें आंकड़े दिए जाएं, जैसे पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के 2023 के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर 7.2% थी, तो यह उत्तर को और अधिक प्रामाणिक और प्रभावशाली बनाएगा। इस प्रकार के उत्तरों में केवल जानकारी देना पर्याप्त नहीं होता, बल्कि जानकारी का सही संदर्भ, व्याख्या, विश्लेषण करना आवश्यक होता है। यही कारण है कि वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर लिखते समय तार्किक संरचना, भाषा की स्पष्टता, तथ्यों की विश्वसनीयता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दूसरा हमारा प्रश्न करने का, जैसे तुलना करके हम कर सकते हैं। तुलनात्मक प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिनमें उत्तरदाता दो या दो से अधिक वस्तुओं का विचार, सिद्धांत, प्रक्रिया के बीच तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। इन प्रश्नों का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं होता, बल्कि यह देखना होता है कि छात्र विभिन्न तत्वों के बीच समानताओं और विभिन्नताओं की स्पष्ट पहचान कर सकता है या नहीं कर सकता। ऐसे प्रश्नों में उत्तरदाता को प्रत्येक पक्ष को तर्कसंगत रूप से समझने लाते हुए स्पष्ट रूप से करना होता है। सामने लाते हुए स्पष्ट रूप से करना होता है। दोनों या सभी पक्षों में क्या समान है, क्या भिन्न है तथा किन आधारों पर यह अंतर किया जा रहा है, ये सब बताना होता है। इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर देते समय उत्तरदाता को विषय की गहराई
में जाकर उन पहलुओं को उजागर करना होता है जो तुलना के लिए उपयुक्त और महत्वपूर्ण हो। उसमें केवल सतही अंतर नहीं, बल्कि सिद्धांतों, प्रभावों, उपयोगिता, कार्यप्रणाली, ऐतिहासिक सामाजिक पृष्ठभूमि पर आधारित तुलना की अपेक्षा की जाती है। जैसे लैंगिक असमानता या सामाजिक असमानता में क्या अंतर है, तो छात्र दोनों की परिभाषा देते हुए यह स्पष्ट करना होगा दोनों असमानताएं किन आधारों पर निर्धारित होती हैं, उनका समाज पर क्या प्रभाव होता है और दोनों की प्रकृति में कौन कौन से समान व भिन्न तत्व पाए जाते हैं। यदि इनमें आंकड़े या रिपोर्ट जैसे NFHS 5 के अनुसार भारत में महिला श्रम भागीदारी दर पुरुष की तुलना में लगभग आधी है, जोड़े जाएं तो उत्तर और अधिक प्रामाणिक एवं विश्लेषण बन जाता है। तुलनात्मक प्रश्न का उत्तर देते समय यह ध्यान रखना आवश्यक होता है कि तुलनात्मक केवल शब्दों तक सीमित न रहे, बल्कि उसमें तर्क हो, उदाहरण हो, निष्कर्ष भी सम्मिलित हो। इससे उत्तर की गहराई बढ़ती है और परीक्षक को यह समझ आता है कि छात्र विषय को केवल रटकर नहीं बल्कि समझकर लिख रहा है। तीसरा पे आते हैं अवसरपरक। अवसरपरक प्रश्न वे प्रश्न हैं जिनमें छात्रों को एक विशेष परिस्थिति या समस्या के संदर्भ में निर्णय लेने की क्षमता, तर्कशीलता, समाधान प्रस्तुत करने की योग्यता का प्रदर्शन करना होता है। इन प्रश्नों का स्वरूप ऐसा होता है जिसमें उत्तरदाता को किसी काल्पनिक या वास्तविक स्थिति में रखकर यह देखा जाता है कि उस चुनौतीपूर्ण परिदृश्य का किस प्रकार सामना करता है और कौन से तार्किक, व्यवहारिक तथा रचनात्मक कदम उठाने का सुझाव देता है। इस प्रकार के प्रश्नों न केवल छात्रों के विषय ज्ञान की परख करते हैं, बल्कि उसकी आलोचनात्मक सोच, समस्या समाधान कौशल और सामयिकता भी परीक्षा लेते हैं। ऐसे प्रश्नों में आमतौर पर एक केस या घटना का विवरण दिया जाता है, जैसे कोई सामाजिक समस्या, प्रशासनिक निर्णय, आकस्मिक आपदा या नीति से जुड़ी स्थिति, और छात्रों से यह अपेक्षा की जाती है कि उस स्थिति का विश्लेषण कर कोई ठोस कार्य योजना या उत्तरदायित्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत करें। उदाहरण स्वरूप यदि प्रश्न हो, मान लीजिए कि आप एक स्कूल के प्रधानाचार्य हैं और अचानक विद्यालय में खाद्य में विषाक्तता की घटना घट जाए, यानी कि कोई जहरीली चीज़ जो है खाने में मिल गया या विषैली चीज़ बच्चों के पेट में चला गया, तो आप क्या कदम उठाएंगे? तो छात्रों को न केवल तत्कालिक प्रतिक्रिया, एम्बुलेंस बुलाना, छात्रों की सुरक्षा बतानी होगी, बल्कि दीर्घकालिक समाधान जैसे भोजन की गुणवत्ता जांच प्रणाली, किचन स्टाफ का प्रशिक्षण, छात्रों की अभिभावकों से संवाद भी प्रस्तुत करना होगा। आप एक नगर निगम के अधिकारी हैं और आपके क्षेत्र में एक नहर हर वर्ष मानसून में ओवरफ्लो होकर बस्तियों को डुबा देती है। ये एक समस्या है। ऐसी स्थिति में आप क्या रणनीति बनाएंगे? इस प्रकार का प्रश्न छात्रों को एक प्रशासनिक या सामाजिक भूमिका में रखकर उसके निर्णय, योजना निर्माण और सामुदायिक दृष्टिकोण की जांच करता है। इसमें उत्तर तभी प्रभावशाली बनता है जब छात्र अपने उत्तर में कारण, प्रभाव, समाधान और संभावित बाधाओं को संतुलित रूप से समाहित करता है। अवसरपरक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें किसी एक सही उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती है,
बल्कि यह देखा जाता है कि छात्र परिस्थितियों की जटिलता को किस दृष्टिकोण से देख रहा था और उसके निपटाने के लिए किस हद तक तार्किक, व्यवहारिक और मानवीय निर्णय ले सकता है। इस प्रकार के प्रश्न प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं में विशेष रूप से पूछे जाते हैं, क्योंकि ये परीक्षार्थी की सिचुएशनल अवेयरनेस, डिसीजन मेकिंग को मापते हैं। आगे हम ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, उद्देश्य। आइए देखते हैं। अनुसंधान का उद्देश्य दिशा, दृष्टिकोण, उपलब्धि का मार्गदर्शन। अनुसंधान का उद्देश्य यह बताता है कि किसी विशिष्ट अध्ययन के माध्यम से हम वास्तव में क्या प्राप्त करना चाहते हैं। मान लीजिए हम अगर कोई रिसर्च कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य है कि हम इस रिसर्च को करेंगे तो हमको ये रिजल्ट प्राप्त होगी, वही ये उद्देश्य। यह अनुसंधान की समग्र दिशा निर्धारित करता है और हमें बिंदु तक पहुंचाने में मदद करता है जहां से वास्तविक निष्कर्षों की प्राप्ति संभव हो सके। उद्देश्य केवल एक साधारण वक्तव्य नहीं होता, बल्कि यह एक ऐसी नींव है जिसमें पूरा अनुसंधान टिका होता है। ठीक, यह अनुसंधान की दिशा भी तय करता है और उपलब्धियों को सहारा भी प्रस्तुत करता है, उपलब्धियों को सार भी प्रस्तुत करता है। यद्यपि प्रत्येक अनुसंधान अपना एक विशिष्ट उद्देश्य होता है अनुसंधान का, फिर भी हम उन उद्देश्यों को कुछ व्यापक शीर्षकों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे सामान्य लक्ष्य, अध्ययन की मूल प्रेरणा को दर्शाता है। सामान्य लक्ष्य यह एक बड़ा व्यापक उद्देश्य है। सामान्य लक्ष्य यानी जनरल गोल, जो दिशा दिखाता है कि हम किस ओर बढ़ रहे हैं। जैसे हमारा सामान्य लक्ष्य है कि हम जानने कि खेती के तरीके किसान की आय को कैसे प्रभावित करते हैं। जैसे कोई कहे मुझे सेहतमंद बनना है, अब ये एक सामान्य लक्ष्य है, लेकिन इससे नहीं पता चलता कि वो कैसे सेहतमंद बनेगा, सिर्फ वो बोल रहा है सेहतमंद बनना है। अब उसी में दूसरा खास लक्ष्य, स्पेशल गोल, विशिष्ट समस्या या प्रश्न के समाधान की दिशा में केंद्रित होता है। यह समाधान लक्ष्य से थोड़ा छोटा लेकिन स्पष्ट उद्देश्य होता है। यह बताता है कि किस विशेष विषय पर ध्यान देना चाहिए। हम यह जानना चाहेंगे कि जैविक खेती अपनाने वाले किसानों की आमदनी पारंपरिक खेती करने वालों से ज़्यादा है या नहीं। अब वही सेहतमंद बनाने वाले कहे मैं रोज़ एक्सरसाइज करके फिट रहूँगा, ये उसका विशिष्ट लक्ष्य होगा, स्पेशल गोल होगा। ठीक। तीसरा है तार्किक लक्ष्य, इमीडिएट गोल, अध्ययन की तत्कालिक आवश्यकताओं को संबोधित करता है। यह वह उद्देश्य होता है जो हम अनुसंधान के दौरान जल्दी हासिल करना चाहते हैं, यानी पहले कदम पर। जैसे हम पहले यह आंकड़े इकट्ठा करेंगे कि कितने किसान जैविक खेती कर रहे हैं और उनकी औसत आय कितनी है। और सेहत के उदाहरण में देखें तो पहले कदम में वो तय करेगा मैं इस हफ्ते रोज़ सुबह 30 मिनट वॉकिंग करूँगा। एक लक्ष्य तर्क बना लिया अपना, कर रहा है। तो चौथा है कि सर्वश्रेष्ठ, ऑप्टिमल गोल, वह आदर्श उपलब्धि जिसे अनुसंधानकर्ता प्राप्त करना चाहता है। यह अनुसंधान का अंतिम और सबसे उपयुक्त लक्ष्य होता है जो हम परिणाम के रूप में हासिल करना चाहते हैं। जैसे हम यह निष्कर्ष निकालेंगे कि यदि गांव के सभी किसान जैविक खेती अपनाएं तो उनकी आय में कितनी सुधार हो सकता है और यह नीतिगत सिफारिश बनेगी।
और अगर दूसरा देखें, वो सेहत वाला आदमी अपने हर कदम को फॉलो करता है तो उसका सर्वोत्तम लक्ष्य होगा 6 महीने में मेरा वज़न 10 किलो कम होगा और ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल होगा। ये सब वो अपना लक्ष्य बनाया है, सर्वश्रेष्ठ लक्ष्य। अनुसंधानकर्ता वास्तव में किस चीज़ को प्राप्त करने की आशा करता है और उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किन प्रयासों, योजनाओं, दृष्टिकोणों को अपनाता है, यही अनुसंधान उद्देश्य का मूल है। उद्देश्य वक्तव्य केवल एक लक्ष्य नहीं दर्शाता, बल्कि यह एक आशय होता है, इंटेंशन होता है, जो अनुसंधान की संपूर्ण रूपरेखा को स्पष्ट करता है। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं कि यदि हम बाजार अनुसंधान, मार्केट रिसर्च की बात करें तो उसके उद्देश्यों में निम्नलिखित तत्वों को शामिल किया जा सकता है। मान लीजिए कि एक नया मोबाइल फ़ोन ब्रांड है, नया कोई एक्स नाम करके मोबाइल नया लॉन्च हुआ भारत में। अब कंपनी इसका बाजार अनुसंधान करना चाहती है तो पहले क्या करेगी? ब्रांड के प्रति जागरूकता, ब्रांड अवेयरनेस। सवाल रहेगा कि क्या लोग ये नया फ़ोन आया एक्स मान के चले एक्स नाम का एक फ़ोन, नाम का फ़ोन के बारे में जानते हैं? कोई सवाल पूछा। जब लोगों से पूछा गया कि आप किन किन मोबाइल ब्रांडों को जानते हैं तो कुछ ने कहा सैमसंग, एप्पल, रियलमी और हाँ वो नया फ़ोन एक्स फ़ोन, वो भी कुछ सुना है, ऐसा कुछ जवाब आया। तो ब्रांड का नाम लोगों के दिमाग में पहुंच गया है, भले ही उन्होंने इसे अभी तक खरीदा नहीं है। यह हुआ ब्रांड के प्रति जागरूकता। और दूसरा है ब्रांड की छवि या प्रतिबिंब। ब्रांड इमेज क्या है? ब्रांड इमेज, लोग इस ब्रांड के बारे में क्या सोचते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि एक्स फ़ोन दिखने में तो आईफोन जैसा लगता है, जो नया फ़ोन लॉन्च हुआ है वो आईफोन जैसा दिख रहा है, लेकिन काफ़ी सस्ता है और इसमें कैमरा भी अच्छा है। तो मतलब ब्रांड की एक खास छवि है मार्केट में, स्टाइलिश लेकिन अफोर्डेबल बनी हुई है, छवि है ब्रांड की। तीसरा है उपभोक्ता की अनुभूति क्या है? अनुभूति, कंज्यूमर परसेप्शन। उपभोक्ता इसे किस नज़र से देखते हैं? भरोसेमंद या सस्ता या टिकाऊ, क्या देख रहा है वो? एक छात्र कहता है कि एक्स फ़ोन जो है ना स्टूडेंट के लिए ठीक है, लेकिन मैं ऑफिशियल काम के लिए सैमसंग ही लूँगा, ऐसा उसने कहा। तो उपभोक्ता की राय अलग अलग है, जिससे पता चलता है कि वे वर्ग को टारगेट किया जा सकता है। और चौथा है खरीदार की मंशा क्या है? परचेजर इंटेंशन। जिन्होंने इस्तेमाल किया उनका अनुभव कैसा रहा? एक ग्राहक बताया फ़ोन तो अच्छा है लेकिन बैटरी 2 दिन नहीं चलती है, ऐसा आया। अनुभव से प्रोडक्ट की क्वालिटी और सुधार की ज़रूरत समझ में आती है। खरीदार की मंशा तो हो गया। पांचवा उपभोक्ता अनुभव, अच्छा या बुरा। क्या लोग भविष्य में इसे खरीदना चाहेंगे? ये इंटेंशन है। क्या इंटेंशन है? जैसे अभी एक ग्राहक कहता है अभी नहीं, लेकिन अगले महीने सेल में सस्ता होगा तो खरीद लूँगा। कुछ लोग इच्छुक हैं लेकिन समय और कीमत उनके फैसले को प्रभावित करते हैं।
संतुष्टि, प्रोडक्ट सेटिस्फैक्शन, जो खरीद चुके हैं क्यों वे संतुष्ट हैं, क्या वे संतुष्ट हैं। कैमरा बहुत अच्छा है लेकिन चार्जिंग स्लो है, 7 से 8 नंबर दूंगा ऐसा कहा। ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्ट ने कुछ उम्मीदों को पूरा किया, कुछ में नहीं किया। खरीदार का व्यवहार, बायर्स बिहेवियर में ग्राहक कहाँ से खरीदते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन, एक बार ही लेते हैं या बार बार। मैंने एक्स फ़ोन फ्लिपकार्ट से ख़रीदा क्योंकि वहाँ एक्स्ट्रा डिस्काउंट था। ऐसा भी होता है कि ग्राहक किस प्लेटफॉर्म पर एक्टिव है और किन ऑफर्स पर प्रतिक्रिया देते हैं। उपभोक्ता का भविष्य का इरादा, सवाल, ग्राहक की सोच क्या है, क्या वह भविष्य में इस ब्रांड से जुड़े रहना चाहेंगे। अगर अगला मॉडल बेहतर कैमरा और बैटरी के साथ आया तो मैं खरीद सकता हूँ, ग्राहक ने कहा। ग्राहक में ब्रांड के लिए संभावित लॉयल्टी है। इन सभी आयामों का उद्देश्य उपभोक्ता उत्पादन के बीच संबंध को गहराई से समझना है, जिससे बाजार नीति अधिक सटीक एवं प्रभावी बन सकता है। जब बात सामाजिक अनुसंधान की होती है तो यह केवल तथ्यों को इकट्ठा करने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि तर्क, विचार, विश्लेषण, व्याख्या के माध्यम से एक प्रमाणिक, तार्किक और संदिग्ध रहित निष्कर्ष तक पहुंचने का प्रयास करता है। एक अच्छा अनुसंधान न केवल अनुसंधानकर्ता को संतुष्ट करता है, बल्कि आलोचकों को और संकुलाओं को भी सशक्त तर्कों में संतुलित उत्तर प्रदान करता है। यही कारण है कि सामाजिक अनुसंधान में उद्देश्य का स्वरूप अधिक गहरा, बहुआयामी और रचनात्मक होता है। अनुसंधान का उद्देश्य केवल एक प्रश्न का उत्तर नहीं, बल्कि समाज, विज्ञान, व्यवसाय, प्रशासन के किसी कोने में छुपे क्यों का सार्थक उत्तर खोजने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया तब पूर्ण होती है जब उद्देश्य न केवल सिद्ध हो, बल्कि वह विचार की नींव बनकर भविष्य की नई संभावनाओं को जन्म दे। एक अच्छा अनुसंधान उद्देश्य केवल आज की समस्या हल नहीं करता, बल्कि कल के प्रश्नों की तैयारी भी करता है। सिग्निफिकेंस ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, शोध विधि का महत्व। शोध यानी कि अनुसंधान का तात्पर्य किसी विषय विशेष से संबंधित तथ्यों, सूचनाओं, अनुभवों को व्यवस्थित ढंग से एकत्र कर उनका वैज्ञानिक, तर्कसंगत एवं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करना, जिससे नए निष्कर्ष सामने लाए जा सके। शोध विधि वह प्रणाली है जो संपूर्ण प्रक्रिया को एक दिशा देती है और वैज्ञानिक सोच को विकसित करती है। शोध कार्य इंडक्टिव थिंकिंग, तर्क पर आधारित चिंतन, वास्तविकता की पुष्टि करने की प्रकृति को बढ़ावा देता है। यह केवल जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया नहीं, बल्कि उसके पीछे कारणात्मकता और की खोज का उपकरण भी है। अनुसंधान व्यवस्थित खोज को संकलित करने का तरीका है। अनुसंधान का महत्व और महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित है जो अभी हम लोग देखेंगे। पहला है कि सभी पूर्ववर्ती सिद्धांतों एवं नियमों का मूल आधार अनुसंधान ही है। इसका पहला महत्व क्या है कि सभी वैज्ञानिक नियम और सामाजिक सिद्धांत अनुसंधान की देन है, सब अनुसंधान से आया है। दूसरा है कि
आधुनिक विज्ञान का आधार अनुसंधान है। हर प्रयोग, निष्कर्ष, तकनीकी प्रगति अनुसंधान पर ही आधारित है। इसका तीसरा है कि शैक्षिक पुस्तकों की सामग्री अनुसंधान का प्रतिफल है। कोई बुक लिखा गया तो उस पर रिसर्च किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है, तब जाके लिखा जाता है। विद्यालयों व विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाने वाली जानकारी अनुसंधान से ही प्राप्त होती है। चौथा है वैज्ञानिक लेख, शोध पत्रों का निर्माण अनुसंधान विधि के द्वारा किया जाता है। शोध विधि शोधार्थी को वैज्ञानिक ढंग से लिखने का समझ देती है। पांचवा है कि वैज्ञानिक सुधारों और निष्कर्षों की प्राप्ति में सहायक है। अनुसंधान द्वारा सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा मिलता है। इसका महत्व तथ्यों की विश्वसनीय पुष्टि करता है। कैसे? शोध पद्धति के द्वारा किसी जानकारी की प्रामाणिकता को सिद्ध किया जाता है। समस्या समाधान में सहायता करता है। कैसे? यह किसी जटिल सामाजिक, आर्थिक, तकनीकी समस्या के समाधान की दिशा सुझाता है। 8 है नीतियों और योजनाओं के निर्माण में योगदान। अनुसंधान क्या करता है? नीतियाँ और योजनाओं के निर्माण में भी योगदान करता है। सरकार एवं संस्था योजना को बनाने के लिए शोध निष्कर्षों पर आधारित निर्णय लेते हैं। नवाचार एवं विकास को प्रोत्साहन देता है। अनुसंधान नवाचार एवं विकास को भी प्रोत्साहन देता है। अनुसंधान के माध्यम से नई तकनीकों, विचारों व खोजों का विकास होता है। फिर है शैक्षणिक योग्यता, आलोचनात्मक दृष्टिकोण का विकास करता है। शोध प्रक्रिया छात्रों, शोधार्थियों, विश्लेषणात्मकों एवं तार्किक चिंतनों को जन्म देती है। प्रशासनिक व नीति निर्माण में सशक्त योगदान। शोध के माध्यम से नीतियाँ अधिक यथार्थवादी व व्यवहारिक बनती है। विकासशील समाज के लिए मार्गदर्शक है। अनुसंधान विधियाँ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक समस्याओं को उजागर कर उनके समाधान प्रस्तुत करती है और व्यावसायिक निर्णयों को अधिक प्रभावी बनाता है। कंपनियों अपने उत्पाद, सेवा व रणनीतियाँ तय करने में शोध का सहारा लेती है और स्थानीय और वैश्विक समस्याओं को समझने में सहायक। जलवायु परिवर्तन, महामारी, गरीबी जैसे वैश्विक मुद्दों पर शोध से गहराई से समझ विकसित होती है। स्वतंत्र एवं नवीन सोच को बल देता है। यह व्यक्ति को परंपरागत विचारों से अलग हटकर सोचने और नया रचना करने की प्रेरणा देता है। ये थे सारे शोध के महत्व। विस्तृत रूप से देखा जाए तो अनुसंधान विधि केवल ज्ञान अर्जन का साधन नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण मानव समाज के सतत विकास, उन्नति, समाधान का आधार है। यह मानव जिज्ञासा को संतुष्ट करता है और सत्य तक पहुंचने का वैज्ञानिक मार्ग है। इसलिए किसी भी क्षेत्र में उन्नति के लिए शोध कार्य और शोध विधि का महत्व सर्वोपरि है। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड्स देखते हैं। शोध विधियों के प्रकार क्या क्या हैं। पहला है अवलोकन शोध, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। सर्वेक्षण अनुसंधान, सर्वे रिसर्च। साक्षात्कार अनुसंधान, इंटरव्यू रिसर्च। फोकस ग्रुप अनुसंधान, फोकस ग्रुप रिसर्च। प्रयोगात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। द्वितीयक आंकड़ा विश्लेषण, सेकेंडरी डाटा एनालिसिस। और मिश्रित विधि अनुसंधान, मिक्स्ड मेथड रिसर्च। अब चलिए हम एक एक करके देखते हैं कि क्या है। जैसा है कि पहला है अवलोकन अनुसंधान, ऑब्जर्वेशनल रिसर्च। अवलोकन अनुसंधान एक ऐसी डेटा संग्रह विधि है जिसमें शोधकर्ता व्यक्ति, समूह या घटना को बिना किसी हस्तक्षेप या परिवर्तन के केवल देखता है, नोट करता है, उसका दस्तावेजीकरण करता है। यह विधि आमतौर पर गुणात्मक शोध
के अंतर्गत आती है, लेकिन इसमें मात्रात्मक विश्लेषण भी जोड़ा जा सकता है। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? शोधकर्ता पर्यवेक्षक की भूमिका में होता है। किसी भी प्रकार की हेर फेर यानी कि मैनिपुलेशन नहीं की जाती है। इसमें वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में व्यवहार और घटना का निरीक्षण किया जाता है। प्रामाणिक और प्राकृतिक डेटा प्राप्त होता है। यह विधि तब उपयोगी होती है जब साक्षात्कार लेना संभव ना हो, जैसे बच्चे, जानवर, बहुत छोटी घटनाएं। साक्षात्कार या प्रश्नावली में पक्षपात, बायस की संभावना होता है। इसके प्रकार हैं: प्रत्यक्ष अवलोकन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। शोधकर्ता स्वयं जाकर घटना का निरीक्षण करता है, स्वयं जाकर करता है। और दूसरा है अप्रत्यक्ष अवलोकन, इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। कैमरा रिकॉर्डिंग या दस्तावेजों के माध्यम से अवलोकन किया जाता है, तो उसको इनडायरेक्ट कहेंगे। सक्रिय और निष्क्रिय अवलोकन। सक्रिय पार्टिसिपेंट, शोधकर्ता समूह का हिस्सा बनता है, यानी कि अगर शोधकर्ता शोध करेगा तो वो अपने आप जाके चुपके से उस समूह में शामिल हो जाता है। और फिर निष्क्रिय, नॉन पार्टिसिपेंट, शोधकर्ता केवल बाहर से देखता है, उस ग्रुप में शामिल नहीं होता है। चलिए अब एक एग्जाम्पल के माध्यम समझते हैं। जैसे परिस्थिति एक लेते हैं। एक शोधकर्ता विद्यालय में बच्चों के खेलने के दौरान सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करना चाहता है। बच्चा एक खेलते समय कैसे व्यवहार करता है, कैसे करेगा अवलोकन? तो वह स्कूल के खेल मैदान में बैठकर बच्चों की गतिविधियों को बिना उन्हें सूचित किए देखता है। बच्चों को नहीं बताता कि कोई उसको देख भी रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहा है। वह नोट करता है कि बच्चे मिलकर खेलते हैं, कौन अकेले रहता है, कौन नेतृत्व करता है, कौन झगड़ता आदि। वो देखता है और नोट कर लेता है। शोधकर्ता ना तो खेल में हस्तक्षेप करता है और ना ही बच्चों को प्रभावित करता है। इस प्रकार की विधि से प्राकृतिक व्यवहार का अध्ययन संभव हो पाता है, जिसे साक्षात्कार या प्रश्नावली से नहीं समझा जा सकता था। इसलिए अवलोकन विधि का अपनाया जाता है। अवलोकन अनुसंधान एक विश्वसनीय और सटीक विधि है, विशेष रूप से तब जब शोध का उद्देश्य वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में व्यवहार और परिघटनाओं को समझना हो। यह विधि शिक्षा, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में अत्यधिक उपयोगी है। दूसरा है हमारा अनुसंधान, सर्वे रिसर्च। सर्वे अनुसंधान एक व्यवस्थित शोध पद्धति है जिसमें किसी विशेष समूह, समुदाय, जनसंख्या से प्रश्न पूछकर जानकारी या डाटा एकत्र की जाती है, सर्वे किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों के विचार, व्यवहार, अनुभव, प्राथमिकताओं और रुझानों को समझना होता है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि उपभोक्ताओं की पसंद नापसंद को समझना, राजनीतिक सामाजिक रुझान को विश्लेषण करना, सेवाओं और उत्पादों की गुणवत्ता का मूल्यांकन, नीति निर्माण या सुधार के लिए फीडबैक प्राप्त करना। इसके विशेषता हैं: डेटा बड़े समूह से एकत्र किया जाता है। जब सर्वे किया तो बड़े समूह को लिया जाता है इसमें। और प्रश्न पूर्व निर्धारित, यानी कि प्रश्न पहले से निर्धारित होता है, प्री डिज़ाइंड होता है। और निष्कर्ष सांख्यिकीय विश्लेषण पर आधारित होता है। लागत प्रभावी और समय बचाने वाली विधि है। यह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हो सकती है। सर्वे के भी कुछ प्रकार हैं, जैसे ऑनलाइन सर्वे किए, इंटरनेट के माध्यम से किया जाने वाला सर्वे, ईमेल, गूगल फॉर्म, वेबसाइट, मोबाइल ऐप आदि के जरिए प्रश्न भेजे जाते हैं। यह सबसे तेज, कम खर्चीला और व्यापक तरीका है।
दूसरा है पेपर बेस्ड सर्वे। कागज पर मुद्रित प्रश्नों को उत्तरदाताओं को देकर उससे उत्तर लिए जाते हैं। स्कूल, कॉलेज, गांवों और ऐसे स्थानों में उपयोगी जहां इंटरनेट की सुविधा सीमित हो। तीसरा है टेलीफोन से भी सर्वे किया जाता है, जैसे फ़ोन कॉल के माध्यम से लोगों से प्रश्न पूछकर जानकारी एकत्र की जाती है। यह विधि तब उपयोगी होती है जब क्षेत्रीय दूरी हो परंतु व्यक्ति तक पहुंचना आवश्यक हो। चौथा है व्यक्तिगत साक्षात्कार, 1-to-1 इंटरव्यूज़, फेस टू फेस सर्वे करना। और शोधकर्ता सीधे उत्तरदाता के आमने सामने मिलकर प्रश्न पूछता है। यह विधि गहराई से जानकारी प्राप्त करने के लिए उपयुक्त होती है। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बेस्ड सर्वे होता है, इसमें टैबलेट, मोबाइल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से उत्तरदाता से उत्तर लिए जाते हैं। यह क्षेत्रीय सर्वेक्षण, फील्ड सर्वे में भी प्रयोग होता है जब डेटा तुरंत अपलोड करना हो। 1990 के दशक के बाद इंटरनेट आधारित सर्वेक्षण में भारी वृद्धि देखी गई क्योंकि वे सुलभ हैं, सस्ते हैं और जल्दी होते हैं। इसमें भी एक परिस्थिति को लेकर देखते हैं, जैसे एक मोबाइल कंपनी अपने नए लॉन्च हुए स्मार्टफोन की ग्राहक संतुष्टि, कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन जानना चाहती है, तो कैसे सर्वे करेगी वो? कंपनी एक ऑनलाइन गूगल फॉर्म बनाती है जिसमें सवाल होते हैं, क्या आप हमारे नए फ़ोन से संतुष्ट हैं? ऐसे क्वेश्चन रखे जाएंगे। उसमें आपको फ़ोन में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, फ़ोन की बैटरी, कैमरा, स्पीड कैसी है, क्या आप इसे दूसरों को सुझाएंगे? यह फॉर्म कंपनी अपने ग्राहकों को ईमेल या SMS के माध्यम से भेजती है। एकत्रित डाटा को कंपनी विश्लेषित करती है और निर्णय लेती है कि कहाँ सुधार की आवश्यकता है। फ़ायदा इसका क्या है? तेज़ी से परिणाम मिल जाता है, कम लागत में बड़े क्षेत्रों में उत्तरदाता मिलते हैं और सीधे ग्राहकों के अनुभव को समझा जा सकता है। सर्वेक्षण अनुसंधान आज की दुनिया में सबसे उपयोगी लोकप्रिय शोध विधियों में से एक है। यह किसी भी विषय पर आम लोगों की राय, अनुभव, व्यवहार को समझने का सीधा और प्रभावी तरीका है। व्यवसाय, सरकार, शिक्षा, सामाजिक संगठनों सभी क्षेत्रों में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा है साक्षात्कार अनुसंधान, इंटरव्यू के द्वारा किया गया रिसर्च। सामाजिक विज्ञान में साक्षात्कार डेटा संग्रह की एक विधि है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग प्रश्नों और उत्तरों को एक श्रृंखला के माध्यम से जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। प्रश्न एक शोधकर्ता द्वारा किसी विशिष्ट विषय या विषयों के सेट पर साक्षात्कार प्रतिभागियों से जानकारी प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं। साक्षात्कार एक प्रकार की गुणात्मक शोध पद्धति है जिसमें शोधकर्ता व्यक्तिगत रूप से या टेलीफोन या वीडियो कॉल के माध्यम से लोगों से बातचीत करता है और उनके विचारों, अनुभवों और राय को इकट्ठा करते हैं। यह विधि शोधकर्ताओं को गहराई से जानकारी प्राप्त करने और लोगों के विचार और अनुभवों का समझने में मदद करती है। साक्षात्कार के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, इसमें संरचित साक्षात्कार है, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। इसमें जो है शोधकर्ता पूर्व निर्धारित प्रश्नों की सूची का पालन करता है, यानी कि स्ट्रक्चर पहले से वो बना के ले जाता है कि हमको फलाना क्वेश्चन पूछना है और प्रश्नों का क्रम और भाषा सभी प्रतिभागियों के लिए समान रहती है। यह विधि तुलनात्मक और मापने योग्य डेटा एकत्र करने के लिए उपयुक्त है। असंरचित साक्षात्कार, अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इसमें कोई निर्धारित प्रश्न नहीं होता है। बातचीत खुली होती है और प्रतिभागी अपने बात स्वयं स्वतंत्र रूप से रखते हैं और शोधकर्ता बातचीत को प्राकृतिक तरीके से प्रभावित करता है।
प्रभावित करता है। अर्ध संरचित साक्षात्कार, सेमी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, इसमें पूर्व निर्धारित प्रश्नों के साथ साथ खुले प्रश्नों का भी उपयोग किया जाता है। यह लचीलापन प्रदान करता है और गहराई से जानकारी एकत्र करने में मदद करता है। इसके एडवांटेज हैं, यह गहराई से जानकारी प्राप्त करने में मदद करता है, यह लोगों के विचारों और अनुभवों को समझने में सहायक होता है, यह शोधकर्ता और प्रतिभागियों के साथ प्रत्यक्ष बातचीत करने का अवसर देता है। इसके डिसएडवांटेज है कि इस विधि में अधिक समय और संसाधनों की आवश्यकता होती है। अब सबके घर जाके उससे बातें करना, उतना दूरी तय करना, फिर वो समय पे उपलब्ध है कि नहीं, इस सब में उनका समय बर्बाद होता है और संसाधनों का भी आवश्यकता पड़ती है। कुछ प्रतिभागियों की संख्या सीमित हो सकती है। अब एक एक करके अगर इंटरव्यू लेगा तो बहुत कम लोगों के पास वो जा पाएगा, इसलिए इसमें सीमित होती है, जिसके अध्ययन का दायरा छोटा हो जाता है। अध्ययन ज़्यादा नहीं हो पाता है, कम में किया जा सकता है। शोधकर्ता की व्यक्तिगत पूर्वाग्रह यानी बायस साक्षात्कार को प्रभावित कर सकता है। परिस्थितियाँ इसमें देखते हैं क्या है। एक शोधकर्ता यह समझना चाहता है कि कोविड-19 महामारी के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों और छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा में क्या समस्याएं आई, तो वह 10 स्कूल शिक्षकों और अर्धसंचित साक्षात्कार करता है। पूर्व निर्धारित प्रश्नों में वह पूछता है, क्या स्कूल में ऑनलाइन शिक्षा के लिए संसाधन उपलब्ध थे? पूछा गया उससे सवाल, आपने ऑनलाइन पढ़ाई के लिए कौन कौन से ऐप्स का उपयोग किया? साथ ही खुले प्रश्न भी करता है, आपके अनुभव में सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? छात्रों की सीखने की प्रक्रिया, इसका क्या प्रभाव पड़ा? ये सब उसको प्रश्न किया जाता है, इंटरव्यू लिया जाता है। फिर उसके परिणाम आते हैं कि शिक्षकों के अनुभव, भावनाएं, संघर्ष, सुझाव जैसी गहराई से जानकारी मिलती है। शोधकर्ता को समाज की वास्तविक स्थिति को समझने में मदद मिलती है। साक्षात्कार अनुसंधान एक प्रभावशाली गुणात्मक शोध विधि है जो समाज, व्यवहार, मानसिकता और अनुभवों को समझने के लिए अत्यंत उपयोगी है, विशेषकर जब शोधकर्ता को गहराई में जाकर किसी विषय की खोज करनी हो तो यह विधि सर्वोत्तम मानी जाती है। चौथा है फोकस ग्रुप अनुसंधान, फोकस ग्रुप रिसर्च। फोकस ग्रुप अनुसंधान एक सामूहिक साक्षात्कार विधि है, सामूहिक है। इसमें लगभग 6 से 12 प्रतिभागियों को एक साथ समूह में शामिल किया जाता है जो किसी एक समान विशेषता यानी कि एक जैसी जानकारी वाली किसी एक सब्जेक्ट के लिए उस सामान्य रुचि वाले को साझा करते हैं। इसमें एक सुविधाकर्ता, फैसिलिटेटर और यह संचालक, मॉडरेटर होता है जो पूर्व निर्धारित प्रश्नों या विषयों के आधार पर समूह का मार्गदर्शन करता है। संचालक एक ऐसा अनौपचारिक और आरामदायक वातावरण तैयार करता है जिसमें प्रतिभागी खुले तौर पर अपने विचार, धारणाएं और अनुभव साझा कर सके। इसके भी फायदे देख लेते हैं, जैसे गहराई से जानकारी, प्रतिभागियों के विचार, अनुभव, दृष्टिकोण को विस्तार से समझा जा सकता है। प्राकृतिक बातचीत का माहौल, प्रतिभागी अन्य लोगों की बातों को सुनकर अपनी राय अधिक स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं। कम समय में अधिक डेटा, एक ही सत्र में कई लोग से जानकारी मिलती है। कम समय में, अगर इसमें ग्रुप रहता है तो कम समय में बहुत सारी जानकारियाँ इकट्ठा की जा सकती है। नई अंतर्दृष्टियाँ मिलती है। बातचीत के दौरान ऐसे बिंदु निकल आते हैं जिसके बारे में शोधकर्ता ने सोचा भी नहीं होगा। इसके डिसएडवांटेज हैं, प्रमुख समूह का प्रभाव, ग्रुप बायस, कुछ प्रतिभागी खुलकर बोल नहीं पाते,
क्योंकि वे दूसरों की राय से प्रभावित हो जाते हैं। संचालक पर निर्भरता। अच्छे परिणाम पाने के लिए सक्षम और निष्पक्ष संचालक जरूरी होता है। डेटा का विश्लेषण कठिन। उत्तर खुले और विविध होते हैं जिसमें उन्हें व्यवस्थित करना कठिन हो सकता है। संवेदनशील विषयों में बाधा। अगर विषय व्यक्ति या संवेदनशील हो तो प्रतिभागी खुलकर बोलने में हिचकते हैं। इसमें एक परिस्थिति को लेके देखते हैं। जैसे एक शैक्षिक शोधकर्ता यह जानना चाहता है कि ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान स्कूली बच्चों को क्या कठिनाइयाँ आई, वे किस प्रकार की तकनीक से पढ़ाई में रुचि लेते हैं। इसके लिए फोकस ग्रुप तैयार किया जाएगा। शोधकर्ता ने 6 से 8 तक के 10 छात्रों को एक फोकस ग्रुप बनाया। सभी छात्रों को एक राउंड टेबल पर बैठाया गया या ऑनलाइन ग्रुप कॉल में जोड़ा गया। शुरुआत में छात्रों को हल्के फुल्के सवाल और गेम के जरिए सहज किया गया, जैसे पढ़ाई में मज़ा कब आता है, ऐसे कुछ पूछा गया। फिर कुछ मुख्य प्रश्न पूछे गए। ऑनलाइन पढ़ाई में सबसे कठिन चीज़ें क्या थी? क्या टीचर का तरीका आपको समझ में आता था? अगर आप स्कूल का सिस्टम बदल सकते तो क्या बदलते? सभी बच्चों ने खुलकर अपने विचार साझा किए। परिणाम। बच्चों की प्रतिक्रिया से पता चला कि वीडियो कॉल या में नेटवर्क समस्या, ध्यान भटकाव और होमवर्क की अत्यधिकता सबसे बड़ी समस्या थी। कई बच्चों ने गेमिफिकेशन, क्विज, काहूत और लर्निंग ऐप को मज़ेदार और मददगार बताया। फोकस ग्रुप अनुसंधान सामाजिक विज्ञान, शिक्षा, विपणन और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में एक प्रभावशील गुणात्मक विधि है। जब शोधकर्ता को किसी विशेष समूह की सामूहिक राय या अनुभव समझने हो, जैसे स्कूली बच्चों के सीखने की प्रक्रिया, तो यह विधि अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होती है। 5वां है प्रयोगात्मक शोध, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। प्रयोगात्मक शोध एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट के माध्यम से किसी परिकल्पना, हाइपोथेसिस की परीक्षण किया जाता है। प्रयोगात्मक में एक एक्सपेरिमेंट किया जाता है जिसमें कि हाइपोथेसिस जो बनाया गया, फिर उसको जांच किया जाता है कि वो हाइपोथेसिस जो बनाया गया वो सही हो रहा है कि नहीं। उसके लिए एक प्रयोग किया जाता है। इसमें एक या एक से अधिक स्वतंत्र चर यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में हेर फेर, मैनिपुलेशन किया जाता है। देखा जाता है इसका प्रभाव आश्रित चर, डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। प्रयोगात्मक शोध की विशेषता है कि इसमें नियंत्रण, हेरफेर और अवलोकन, कंट्रोल, मैनिपुलेशन और ऑब्जर्वेशन, सभी बाहरी कारकों को नियंत्रित रखा जाता है ताकि केवल स्वतंत्र चर का प्रभाव देखा जा सके। बाहरी कारकों जैसे मान के चलिए कि फ्रिज में अगर पानी जमाना है तो उसको एक फ्रिज को बंद रखना ज़रूरी है। अगर हवा जाएगा तो जम नहीं पाएगा, तो इसलिए उसको नियंत्रण वातावरण को नियंत्रण किया जाता है। उसी प्रकार इसमें हेरफेर, मैनिपुलेशन यानी कि स्वतंत्र चर से जानबूझकर परिवर्तन किया जाता है। फिर अवलोकन किया जाता है। परिवर्तन के बाद होने वाले प्रभाव का बारीकी से निरीक्षण या मूल्यांकन किया जाता है। इसके फायदे हैं, कारण और प्रभाव का स्पष्ट निर्धारण किया जा सकता है, डेटा अधिक सटीक और वैज्ञानिक होता है, प्रयोग दोहराने योग्य होता है, रेप्लिकेबल होता है। रेप्लिकेबल का मतलब है कि जो एक चीज़ हो रहा है, जैसे कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी खौल रहा है तो अधिकतर जगह पे वो खौल जाएगा, कुछ ही जगह पे वो नहीं खौलेगा। प्रयोगात्मक प्रयोग किया गया है यानी कि सब जगह रेप्लिकेबल समान हो। नुकसान इसके प्रयोगशाला की स्थिति हमेशा वास्तविक जीवन की स्थिति नहीं होती है। सभी स्थितियां को नियंत्रित करना मुश्किल होता है।
नैतिक सीमाएं हो सकती है, जैसे बच्चों पर प्रयोग करते समय विशेष ध्यान देना पड़ता है। इसके उदाहरण जैसे लेते हैं एग्जाम्पल, परिकल्पना हाइपोथेसिस सेट किया गया एक। अगर छात्रों को रंगीन चित्र के साथ पढ़ाया जाए तो वो पाठ को बेहतर तरीके से याद कर पाते हैं, ऐसा एक हाइपोथेसिस बनाया गया। फिर उसका प्रयोग किया जाएगा, प्रायोगिक संरचना, स्ट्रक्चर द एक्सपेरिमेंट। इस प्रयोग में शोधकर्ता ने यह जानने का प्रयास किया कि चित्र के साथ पढ़ाई करने से छात्रों को याददाश्त पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक स्वतंत्र चर और आश्रित चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल लिया। पढ़ाने का तरीका इसमें 2 प्रकार के रखे गए। एक समूह को केवल टेक्स्ट में पढ़ाया गया, जबकि दूसरे समूह को चित्र के साथ पढ़ाया गया। 2 समूह बनाया गया, उसमें पहले समूह को टेक्स्ट के साथ पढ़ाया गया सिर्फ, और दूसरे को चित्र दिखाकर भी पढ़ाया गया। और इंडिपेंडेंट को छात्रों की याद रखने की क्षमता, जिसके बाद टेक्स्ट के माध्यम से मापा जाएगा। 2 समूह बनाए गए थे। पहला समूह नियंत्रण समूह, कंट्रोल ग्रुप कहलाता है, जिसमें सामान्य तरीके यानी केवल ब्लैक एंड वाइट टेक्स्ट में पढ़ाया गया। फिर दूसरा समूह प्रयोगात्मक, जो प्रयोग किया गया था, जिसमें वही विषय वस्तु चित्रों के साथ पढ़ाई गई थी, जिसके साथ प्रयोग किया गया था। और एक ग्रुप था जिसके साथ प्रयोग में चित्र के द्वारा नहीं पढ़ाया गया था, 2 ग्रुप था। 1 सप्ताह के बाद दोनों समूहों के छात्रों का मेमोरी टेस्ट लिया गया, ताकि देखा जा सके कि कौन सा समूह विषय वस्तु को बेहतर तरीके से याद रख पाया। इस प्रकार शोधकर्ता ने यह मापा कि पढ़ाई की तकनीक स्वतंत्र चर में बदलाव करने से छात्रों की याददाश्त आश्रित चर पर कैसा प्रभाव पड़ा। प्रयोगात्मक शोध उन स्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त है जहां शोधकर्ता को यह जानना होता है अगर हम यह बदलें तो क्या होगा। यह शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, चिकित्सा, सामाजिक विज्ञान आदि में विशेष रूप से उपयोगी होता है। छठा है द्वितीयक आंकड़ा विश्लेषण, सेकेंडरी डाटा एनालिसिस। द्वितीयक समग्र विश्लेषण एक ऐसी शोध पद्धति है जिसमें पहले से इकट्ठा किए डाटा को पुनः विश्लेषण किया जाता है। यह डेटा आमतौर पर सरकारी एजेंसियों, गैर सरकारी संगठनों, शोध संस्थाओं या पूर्व शोधकर्ताओं द्वारा एकत्र किया गया होता है। यह विधि किसी नए शोध प्रश्नों, उद्देश्य के आधार पर पुराने डेटा को नए तरीके से जांचने के लिए उपयोग की जाती है। इसके उद्देश्य हैं पहले से एकत्रित डाटा को पूर्ण विश्लेषण करना, नए निष्कर्ष निकालने के लिए डेटा को नए संदर्भ में उपयोग करना, डाटा को किसी नए परिप्रेक्ष्य या क्षेत्र में समझना और उनका प्रयोग करना। इसके लाभ हैं समय और संसाधनों की बचत। इस पहले से कोई रिसर्च करके रखा है या डाटा निकाल के रखा है तो उसी में हम कुछ लेके अपना समय बचा के अपना रिसर्च को पूरा किए, तो समय और संसाधनों की बचत हुआ में। डेटा एकत्र करने की आवश्यकता नहीं होती है, जिससे समय, श्रम, लागत बचती है। अधिक सटीक परिणाम। संस्थागत या सरकारी डाटा संग्रह अक्सर बड़े पैमाने और मानकीकरण के साथ होता है, इसलिए इसको सटीक माना जाता है। नए निष्कर्ष निकालने का अवसर होता है। पुराने डाटा में ऐसे नए सवालों का उत्तर ढूंढा जा सकता है। इसके डिसएडवांटेज हैं डेटा की गुणवत्ता पर निर्भरता। यदि स्रोत डेटा त्रुटिपूर्ण या अपूर्ण है तो परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। सीमित निष्कर्ष। चूँकि डेटा पहले से तय उद्देश्यों के लिए एकत्र किया गया था, इसलिए नई ज़रूरतों के लिए वह हमेशा पर्याप्त नहीं होता है। विश्लेषण में त्रुटि की संभावना। डेटा को गलत तरीके से इंटरप्रेट करने का जोखिम रहता है, विशेषकर यदि मूल संदर्भ ना हो। इसमें परिस्थिति को एक देखते हैं एग्जाम्पल।
एक शोधकर्ता यह अध्ययन करना चाहता है कि ग्रामीण बिहार में किशोरियों की शिक्षा दर में समय के साथ क्या बदलाव आया है। कैसे करता है द्वितीयक विश्लेषण। वह भारत सरकार की जनगणना रिपोर्ट, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण और शिक्षा विभाग की रिपोर्ट से डेटा एकत्र करता है। ठीक, फिर वह 2001, 11, 2021 के आंकड़ों की तुलना करेगा कि सब में क्या क्या अंतर आ रहा है। वह यह विश्लेषण करता है किन किन जिलों में प्रगति हुई है, किन कारणों से रुकावट आई है। शोधकर्ता को बिना नया डेटा इकट्ठा किए एक व्यापक अध्ययन करने का अवसर मिला। उसने रिपोर्ट तैयार कर सुझाव दिया कि कहाँ नीतियाँ बदलाव की जरूरी है। द्वितीयक समग्र विश्लेषण एक लागत प्रभावी, समय बचाने वाली सूचनात्मक शोध पद्धति है जो पुराने डाटा में से नई समय विकसित करने में मदद करती है। हालांकि इसकी उपयोगिता डेटा की गुणवत्ता और उपलब्धता पर निर्भर करती है, फिर भी यह नीति निर्माण, सामाजिक अध्ययन, व्यवहारिक विश्लेषण के लिए मूल्यवान विधि है। अब लास्ट वाला बचा है मिश्रित विधि अनुसंधान, मिक्स्ड मेथड रिसर्च। मिश्रित विधि अनुसंधान एक ऐसी शोध पद्धति है जिसमें गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार की विधियों का समुचित संयोजन किया जाता है। इस पद्धति में आंकड़ों का संग्रह, विश्लेषण और व्याख्या दोनों ही दृष्टि में की जाती है, जिससे शोध को समग्र और गहन बनाया जा सके। इन डेप्थ बनाया। ऑब्जेक्टिव्स इसके मात्रात्मक आंकड़ों के साथ साथ मानवीय अनुभव, दृष्टिकोण और व्यवहार की समझ विकसित करना। दोनों विधि के दृढ़ पक्षों को मिलाकर अधिक सटीक निष्कर्ष निकालना। जटिल सामाजिक समस्याओं को बहुआयामी तरीके से समझना। इसके लाभ हैं समग्रता। यह पद्धति विषय को केवल आंकड़ों या अनुभवों तक सीमित नहीं रखती, बल्कि दोनों में मेल से गहराई समझ देती है। परिपूर्ण डेटा। मात्रात्मक डेटा संख्यात्मक सच्चाई और गुणवत्ता डेटा भावनात्मक और सामाजिक अर्थ मिलता है। जटिल प्रश्नों के बेहतर पड़ताल, विशेषकर तब उपयोगी जब किसी विषय में आंकड़ों और दृष्टिकोणों दोनों की भूमिका हो, जैसे शिक्षा, समाज और स्वास्थ्य आदि। इसकी है डिसएडवांटेज। समय और संसाधनों की अधिक आवश्यकता होती है। दोनों विधियों को मिलाने से अधिक समय, श्रम और कौशल लगता है। डेटा एकत्रण और विश्लेषण में जटिलता। गुणात्मक और मात्रात्मक डेटा को मिलाकर विश्लेषण करना आसान नहीं होता। विशेषज्ञता की आवश्यकता। शोधकर्ता को दोनों ही विधियों में अच्छी पकड़ होनी चाहिए। उदाहरण, स्कूली शिक्षा पर शोध। विषय शोध विधि है सरकारी स्कूल में मध्याह्न भोजन, मिड डे मील योजना, छात्रों की उपस्थिति और पोषण स्तर पर प्रभाव। मात्रात्मक भाग। शोधकर्ता 10 स्कूलों से छात्रों की उपस्थिति रिपोर्ट, स्वास्थ्य आंकड़ों और BMI स्तर इकट्ठा करता है। इन आंकड़ों में वह यह समझने की कोशिश करता है कि भोजन योजना शुरू होने के बाद उपस्थिति में कितनी वृद्धि हुई। फिर एक गुणात्मक भाग में देखते हैं कि उसी शोध में वह छात्र, शिक्षकों, अभिभावकों, साक्षात्कारों और फोकस ग्रुप चर्चा करता है। उनसे वह जानता है कि भोजन की गुणवत्ता, बच्चों की संतुष्टि, अन्य सामाजिक पहलुओं की क्या भूमिका है। तो मात्रात्मक डेटा दिखाता है कि उपस्थिति 15% बढ़ी है। गुणात्मक डेटा बताता है कि बच्चों को भोजन अच्छा लगता है, वे स्कूल आना पसंद करते हैं। इस तरह दोनों प्रकार के डेटा एक दूसरे के पूरकता करते हैं। मिश्रित विधि अनुसंधान आज के समय की कई जटिल समस्याओं को बेहतर ढंग से समझने और समाधान निकालने की एक शक्तिशाली पद्धति है। यह शोधकर्ता को संख्यात्मक आंकड़ों
की ठोसता, गुणात्मक दृष्टि की गहराई दोनों लाभ देती है। अब हमारा ये जो है समाप्त हो गया है। देखते हैं कि हमारा सिलेबस में जिसमें कि हम लोगों ने पहले यूनिट को समाप्त कर दिया, रिसर्च मेथोलॉजी, इसके मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, सिग्निफिकेंस, टाइप्स ऑफ रिसर्च मेथड हमारा समाप्त हो गया है। अब हम अगले वीडियो में यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।